भारत लगभग 130 करोड़ लोगों का घर है और भारत के अंदर 31.5 करोड़ उनमें से छात्र रहते हैं। उनके साथ ही यहाँ पर जो कि 14 लाख स्कूल में अपनी प्री एजुकेशन कंप्लीट करते हैं और यहाँ पर जिनके अंदर स्टूडेंट हर साल 23 करोड़ स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं। उन 819 विश्वविद्यालय हैं और 35,000 से अधिक उनसे संबंधित अदर कॉलेजेस हैं जिनके अंदर 2 करोड़ स्टूडेंट हर साल पढ़ाई करते हैं। लेकिन ये क्या आपको पता है कि इंडिया लीड्स एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड इन नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड नंबर ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस, यानी कि पूरे विश्व में स्टूडेंट्स की संख्या के हिसाब से, स्कूल की संख्या के हिसाब से और कॉलेज की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया की नंबर 1 कंट्री है। पर फिर भी भारत इंडियन एजुकेशन सिस्टम की जो क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग जो रैंक है वो फिर भी 35th रैंक ही रह जाती है। उसके बाद क्योंकि यहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। पहले बच्चा प्री प्राइमरी एजुकेशन करता है, फिर उसके अंदर प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन और फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर PhD। यहाँ तक जाते जाते आधी उम्र तो उसकी पढ़ाई में ही निकल जाती है। उसके बाद वो किसी जॉब के काबिल बनता है किसी, और जॉब की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आज के टाइम में जॉब के लिए बंदे को क्वालिफिकेशन के लिए मार्क्स मायने रखते हैं, जबकि मार्क्स कैन नॉट लीड ए पर्सन्स नॉलेज। मार्क्स किसी पर्सन के नॉलेज को डिजर्व नहीं करते। वो बस इतना सा कि कोई पॉइंट वो कब तक याद रख सकता है, बस इस बात को एक्सप्लेन करते हैं, ना कि उस बंदे के नॉलेज को। एक बंदा जो प्री प्राइमरी एजुकेशन करता है 5 साल तक, फिर 13 साल तक प्राइमरी, 15 साल तक सेकेंडरी और 17 साल की एज तक आते आते उसके सब्जेक्ट्स अलग अलग हो जाते हैं। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस को चूज करना होता है, अपनी फील्ड तय करनी होती है और 28 साल की एज तक वो बंदा किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नॉलेजेबल बन पाता है। पर पता, और इतना ही नहीं, इसके साथ में उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनके ऊपर जो डिफरेंट फूड के ऊपर एक पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए 5% अब रुपए लगाते हैं। जितना भी रुपए एक बच्चे पे खर्च करते हैं उसके से 5% खाने पे, 19% को घर में रखने के लिए, 12% इंटरटेनमेंट, 5% ट्रांसपोर्टेशन, 6% कपड़ों पर और 4% उसकी हेल्थ केयर पर और 3% अलग अलग, और बचा 46% सिर्फ एजुकेशन के ऊपर वो पेरेंट्स खर्च करते हैं। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक्स टाइम, टोटल मनी रिक्वायर्ड टू रेज ए चाइल्ड अप्रोक्स 60 लाख रुपीज, यानी कि 60 लाख रुपए यदि बंदे पे लगाए तो उनमें से 46% सिर्फ उसकी एजुकेशन पे खर्च कर देते हैं। अब पता है भारतीय एजुकेशन सिस्टम जो है उसके टॉप 10 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है, जिसके अंदर सबसे पहली प्रॉब्लम आती है सिलेबस एंड स्ट्रक्चर। सिलेबस स्ट्रक्चर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये इसलिए है क्योंकि जो सिलेबस एंड स्ट्रक्चर पहले के टाइम से 50 साल 60 साल पुराना है वही आज यूज किया जा रहा है, फॉलोइंग द सेम कोर्स एंड स्ट्रक्चर एंड सिलेबस। वो एक सबसे बड़ी दिक्कत है। अब स्कूल एजुकेशन की बात करते हैं, जैसे एक बंदा A सेक्शन से B सेक्शन में जाता है, जैसे 6 से 8 तक का एक पॉइंट आ गया, लगभग मतलब सेम से, लेकिन जैसे ही 8th से बंदा 9th क्लास में जाता है बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है सिलेबस में, जो कि एक बंदे के लिए सबसे बड़ी दिक्कत आती है। और इतना ही नहीं, 10वीं से 12वीं में, जब 10वीं से 11वीं में जब बंदा जाता है तब भी यही दिक्कत आती है कि अचानक से सिलेबस एंड स्ट्रक्चर का लेवल जो होता है बढ़ जाता है। 11th 12th में सेम रहता है, 9th 12th में लगभग लेवल जो होता है सिलेबस का सेम होता है, जो कि स्टेप बाय स्टेप बढ़ना चाहिए था, जो कि 8th से 9th क्लास में अचानक से बढ़ जाता है और 10th से 11th क्लास में अचानक से बढ़ जाता है, और 12th से जब बंदा कॉलेज में जाता है तो और भी ज्यादा अचानक से बढ़ जाता है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन की बात करें तो अनइंपॉर्टेंट टॉपिक, ये तो हर जगह, यूनिवर्सिटी एजुकेशन के साथ साथ स्कूल एजुकेशन में भी ये प्रॉब्लम है कि टॉपिक वही है, वो वापस पढ़ने पड़ते हैं जो कि अब काम ही नहीं करते। जैसे एज एग्जांपल, जैसे एक बंदा है जिसे इंडक्शन मोटर, वी प्रीफर इंडक्शन मोटर जो है वो उसे पढ़नी है, पर आज के टाइम में सभी लोग आईसी इंजन करते हैं, आईसी इंजन जो है उसे यूज करते हैं। इंडक्शन मोटर को कोई यूज ही नहीं करता, तो फिर इंडक्शन मोटर पढ़ने का, उसके ऊपर एक कई टाइम तक रिसर्च करना क्या सेंस रह गया, जबकि वहाँ आज के टाइम के अंदर सभी जगह आईसी इंजन यूज हो रहे हैं। मतलब आउटडेटेड सिलेबस को ही हमें आज भी हम यूज कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की। उसके बाद यदि अपन बात करें तो सिलेबस एंड स्ट्रक्चर की बात, सेम थिंग फॉर एवरीवन, हर बंदे के लिए वही चीज। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि डोंट जज ए फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब ट्री। अब एक बंदे में क्वालिटी कुछ और है कि मतलब जैसे मछली है, मछली पानी में तैर सकती है और पेड़ पे थोड़ी ना चढ़ सकती है, पर हर बंदे को यही काम करना पड़ता है। मतलब हर बंदे को 10 10 9 11 12 तक वो सेम जो स्ट्रक्चर है वही पढ़नी पड़ती है। 10 तक तो सबके लिए सेम, क्यों भाई, हर बंदे के लिए सेम ही चीज, सेम थिंग फॉर एवरीवन।
एवरीवन हैज टू क्लाइंब दैट ट्री टुडे टू पास द एग्जाम। अब बताओ जो कुत्ता है वो कैसे पास करेगा? जिराफ पेड़ पे चढ़ना क्यों? खाना खाने के लिए। जिराफ बिना चढ़ी खाना खा लेगा। बंदर ऊपर रहता ही बंदर खा ले, पर मछली को जो खाना है वो समुद्र में ही मिल रहा है, तो उसे पेड़ पे चढ़ने की आवश्यकता ही क्या है? पर फिर भी यही दिक्कत है। सेम थिंग फॉर एवरीवन। ये बहुत बड़ी दिक्कत है हमारे एजुकेशन सिस्टम की। तीसरी प्रॉब्लम आती है रैट रेस कंपटीशन। हर बंदा रेट रेस कंपटीशन में लगा हुआ है, हर जगह। विनर गेट्स नथिंग बट द अप्रेजियल फॉर द लूजर। मतलब विनर को कुछ मिले या ना मिले, पर लूजर को 4 लोग बात जरूर सुना देते हैं। इतना ही नहीं, मतलब हर बंदे के लिए से रेट रेस, बस लगे रहो रेस में, कोई मतलब नहीं है नॉलेज कितना मिल रहा है, कोई मतलब नहीं है कुछ और कितना मिल रहा है, बस मार्क्स लाओ मार्क्स लाओ मार्क्स लाओ। ये सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे एजुकेशन सिस्टम की। उसके बाद में पॉइंट आता है टीचिंग इज नॉट ए प्रोफेशन, दिस इज एनीमोर। मतलब ये अलग चीज़ है, ये प्रोफेशन नहीं है। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। टीचर आता है, डेमो देता है, कहता है हाई स्टूडेंट्स, I have no interest in thermodynamics and teaching, but due to lack of job, I choose this profession. मतलब उस बंदे ने जॉब इसलिए नहीं चूज की कि उसका पढ़ाने में इंटरेस्ट है, उसने इसलिए चूज करी कि उसके पास कोई प्रोफेशन नहीं है, वो बेरोजगार है इसलिए पढ़ाने आ रहा है, जबकि वो कुछ और करना चाह रहा था जिसके अंदर वो रोजगार के कोई और चीज बनना चाह रहा था वो, पर उसके पास वो चीज में उसको जॉब मिली नहीं, तो इसलिए टीचर बन गया। उसे पूरा इसलिए इंटरेस्ट नहीं है और नॉलेज पूरा है नहीं, तो कुछ ढंग से पढ़ा नहीं पाएगा। ढंग से पढ़ा नहीं पाएगा तो एजुकेशन सिस्टम में आगे दिक्कत आएगी, बच्चे ढंग से पढ़ नहीं पाएंगे, उन्हें आगे फिर और ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। उसके बाद फिफ्थ प्रॉब्लम आती है रिजर्वेशन सिस्टम। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। एक रिजर्वेशन बंदा, मतलब एक टैलेंटेड बंदे की जो जॉब होती है वो एक रिजर्व बंदा जिसके पास उतना टैलेंट नहीं है वो भी ले जाता है। ये सबसे बड़ी, मतलब कहते हैं ना कि मतलब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम कह सकते हैं रिजर्वेशन सिस्टम को, इंडियन एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कह सकते हैं। क्योंकि टैलेंटेड बंदा कितना ही हार्ड वर्किंग हो, कितना ही टैलेंटेड हो, पर बस यदि किसी बंदे के पास रिजर्वेशन है तो वो बंदा उस बंदे के पीठ पे लात मार के वो आगे निकल जाएगा और जो हार्ड वर्किंग बंदा है वो पीछे रह जाएगा। अब लेकिन बस इससे आगे पता है क्या होता है? इससे होता है 80 नंबर वाला जो है वो चोर बनता है और 40 नंबर वाला पुलिस वाला बनता है। अब बताओ कैसे पकड़ पाएगा? तो आगे फिर देश की हालत यही होने वाली है। आगे गेटिंग टू जॉब अल्टीमेट गोल, मतलब हर बंदे का जो गोल है, अल्टीमेट गोल है, वो सिर्फ जॉब गेन करना होता है। उसे कोई मतलब नहीं है कि उसे नॉलेज कितना मिल रहा है, नहीं है। एट द एंड अल्टीमेट गोल बस यही है कि मुझे जॉब चाहिए, चाहे कितना ही पढ़ना पड़े, कितना ही रेट रेस में भागना पड़े, कितना ही कुछ भी करना पड़े, बस जॉब जॉब जॉब। बंदे भले ही चाहे बंदे को नॉलेज हो ना हो, उसके बंदे में स्किल हो ना हो, मैनर्स कुछ हो ना हो। क्योंकि बड़े क्या होता है, किसी बंदे को पूछे कि बच्चे तुम्हारी गोल क्या है, तो कहता है माई aim is to study hard, secure a seat in IIT, learn engineering and training और get a job बस। एंड बंदे ने इतनी ज़्यादा, मतलब क्या यार, वो बंदा सिर्फ जॉब गेन करने के लिए पढ़ाई कर रहा है, वो जॉब क्रिएट भी तो कर सकता है, वो आगे जो वो 4 बंदों को जॉब दे भी तो सकता है, पर नहीं, उस बंदे को अल्टीमेट गोल बस यही होता है हर बंदे का। क्योंकि हमारी मेंटेलिटी ऐसी बना दी जाती है, पेरेंट्स, टीचर्स एंड स्कूल में और कॉलेज में सब जगह में यही कहते हैं अल्टीमेट गोल क्या है बेटा? जॉब चाहिए, बस जॉब सिक्योर करो और अपनी लाइफ सेव कर लो, जॉब सिक्योर करो, बस सभी लोग यही कहते हैं। जबकि इनोवेशन के बारे में, साइंस के रिसर्च के बारे में इनके अंदर कोई बात ही नहीं करता है। मतलब जो बंदा कितना ही टैलेंटेड बंदा है, यदि उसके मार्क्स नहीं आ रहे तो उसके समाज के, मतलब उसे ऐसे कहते कितने परसेंट आए बच्चे? 70%। और एक बंदे के मतलब भले ही एक बंदे का 90%, तो 90% वाले को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है बजाय 70% वाले के। भले ही 70% वाला कोई रिसर्च करके आगे बहुत बड़ा व्यक्ति बन सकता है। एज ए एग्जाम्पल एक बंदा था जो बना था आगे जाके आइंस्टीन, उसने ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी थी, आपको पता हो तो पहले आगे चल के पागल बंदा था उसने, और इतना बड़ा साइंटिस्ट बन गया। थॉमस एडिसन बस अपनी जिद की बेस पे उसने बल्ब का आविष्कार किया था, ना कि उसके पास कोई एजुकेशन थी। रिसर्च के लिए, इनोवेशन के लिए, इनके लिए एजुकेशन की बजाय बंदे में कॉन्फिडेंस की ज़्यादा जरूरत होती है। एजुकेशन एक अलग मैटर हो जाता है। पर आज के टाइम बस पता है एजुकेशन लो, पढ़ाई करो, मार्क्स लाओ और एंड में जॉब ले लो, बस यही अपना अल्टीमेट गोल बना दिया गया है समाज के द्वारा। 7th प्रॉब्लम आती है पीर प्रेशर, जो कि सबसे बड़ी दिक्कत है। आपको पता है कि एक रिसर्च हुई थी कुछ टाइम पहले
तो 66% स्टूडेंट ने ये रिपोर्ट किया था कि उनके जो स्कूल टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, उन्हें ये कहते हैं कि अच्छे मार्क्स लाओ, उनका जो एकेडमिक कैरियर है, जो एकेडमिक रिपोर्ट है वो अच्छी होनी चाहिए, ना कि उन्हें नॉलेज से कोई मतलब नहीं, नॉलेज कितना ही हो बच्चे को इस बात से कोई मतलब नहीं है। उनके टीचर्स यही चाहते हैं कि बस उनकी आपकी जो एकेडमिक जो रिपोर्ट आए उसमें अच्छे मार्क्स होने चाहिए, चाहे आपको नॉलेज कितना ही हो, डजेंट मैटर, कॉलेज से जो नॉलेज से कोई मतलब ही नहीं है। और इस वजह से रिपोर्ट सजेस्ट ये करती है कि हर 4 घंटे में ऑल इंडिया में एक बंदा कहीं ना कहीं सुसाइड कर रहा होता है। यही पीर प्रेशर का सबसे बड़ा रीजन है, और पीर प्रेशर इंडियन एजुकेशन सिस्टम की दिक्कतों में सबसे बड़ा निकल के आता है। फिर आता है रॉट लर्निंग, मतलब प्रोडक्टिंग रोबोट्स टू वर्क इन फैक्ट्री। मतलब समझे इस बात का ये मतलब है कि बस बंदे को सब कुछ नॉलेज फीड कर दिया दिमाग में, उसके दिमाग में भेजे में कॉपी पेस्ट कर दिया, वो रट लेगा, बंदा रट लिया, बस उसके बाद के अंदर बस जाओ और फैक्ट्री में अंदर काम करने लग जाओ, बस वही बात है। इससे अच्छा तो रोबोट अच्छा काम कर लेगा। अब इसका डायलॉग तो याद होगा ये, इवन इज सर्कल्स लॉयन लर्न्स टू सिट ऑन ए चेयर इन फियर द वर्क वाइप। मतलब लकड़ी की चाबुक के डर से एक शेर उछल करके कुर्सी पे बैठना सीख जाता है, पर क्या आपको पता है उसे वेल ट्रेंड कहते हैं, एजुकेटेड नहीं। 3 इडियट्स के अंदर ये बात बहुत फेमस हुई थी उस टाइम के अंदर कि मतलब चाबुक के डर से आप किसी बंदे को कोई चीज़ सिखा देते हो तो वो वेल एजुकेशन है ही नहीं, वो वेल ट्रेंड है। और ये अभी प्रेजेंट टाइम में तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ी दिक्कतों में से आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स के अंदर बच्चे बहुत रिकमेंड करते हैं, कहते हैं पेरेंट्स को कि हमें स्कूल में पीटा जाता है, ये वो बहुत ही कम स्कूल्स हैं जिनके अंदर जो डंडे वगैरह है उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता। 9वीं सबसे बड़ी दिक्कत है ओवर कॉमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। मतलब इतना ज़्यादा कॉमर्शलाइजेशन हो गया है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, मतलब जाते हैं आप देखिए, जाते मतलब इतना शानदार तरीके से आपको ऑफिस में ले जाएंगे, ले जा करके वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, बहुत सारी बातें कहेंगे, और इसके इतना ही नहीं, मतलब वहाँ जाके आपको बैठा जाएगा, उससे 4 अच्छी बातें कहेंगे, ये हमारा ऑफिस है, हमको ये देंगे वो देंगे। नॉलेज की बात करें ना करें, अदर बातें बहुत ज़्यादा कर लेंगे, मतलब वहाँ पे पैसे इतने ज़्यादा, आप इतने पैसे दो, हम आपके बच्चे को जॉब लगा देंगे, ये वो, मतलब पैसों के बेस पे एजुकेशन सिस्टम को बेच दिया है, मतलब पैसों का मोहताज बना दिया है एजुकेशन सिस्टम, जो कि कभी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप कभी किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाओ, आप जाओगे तो बड़ा सामने बड़े बड़े पोस्टर लगे होंगे, आप जाओगे तो बैठाएं, एसी लगी होगी, ये लगाओ, भले ही क्लास के अंदर एसी पंखे कुछ ढंगे हो या ना हो, टीचर अच्छे हो या ना हो, पर आपको ऐसे दिखने में ऐसा लगेगा जैसे ये इंस्टीट्यूट तो कितना बड़ा होगा, यहाँ पता नहीं कितना नॉलेज मिलता होगा। पर एक चीज़ का ध्यान रख लेना कि एजुकेशन पैसे का मोहताज नहीं होती है, एजुकेशन पैसे का मोहताज कभी बन ही नहीं सकती। बट इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत प्रेजेंट टाइम में कॉमर्शलाइजेशन इतना ज़्यादा हो गया एजुकेशन सिस्टम का, नॉलेज से टीचर को कोई मतलब नहीं है, पेरेंट्स को कोई मतलब नहीं है, अदर बंदों को कोई मतलब नहीं है, बस बच्चे के ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि बच्चे बस पढ़ाई करो, नॉलेज लो या ना लो वो तुम्हारी मर्जी है, बस मार्क्स अच्छे होने चाहिए, जॉब मिलनी चाहिए। और बस इस चक्कर में बच्चा भी पढ़े, नॉलेज की बजाय बच्चा रटन विद्या में उधर भागने लग जाता है, बस मेरे को तो जॉब चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए, एकेडमिक रिपोर्ट वो अच्छी होनी चाहिए, मेरे पापा के पैसे लग रहे हैं, ये वो टीचर्स प्रेशर डालते देते हैं कि तुम ये पढ़ाई करो, ये करो, तुम्हें पैसे लगे, ये वो। और उससे पहले जो पापा और पैसे इतने ज़्यादा, जितना एजुकेशन के लिए लिए जाने चाहिए थे उससे कई गुना ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं, और इतना ज़्यादा कॉमर्शलाइजेशन हो गया पूछो ही मत। और भाई साहब उसके बाद ट्यूशन क्लासेस, ये और ही बड़ी चीज़, मतलब बंदा 7 घंटे स्कूल के अंदर किस लिए गया अभी उससे ट्यूशन क्लासेस, मतलब ट्यूशन क्लासेस आज के टाइम में नॉर्मल चीज़ होगी, ट्यूशन क्लासेस और कोचिंग क्लासेस। मतलब बंदा 6 घंटे स्कूल में जाके आया, पढ़ के आया, वो घर पे अच्छे से पढ़ सकता है वो चीज़ इतनी उसको टीचर ने पढ़ाई, बट ट्यूशन क्लासेस भेजते हैं। और मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स बच्चे को ट्यूशन किस लिए भेजते हैं, ताकि वो स्कूल में जो पढ़ाया गया उसका होमवर्क कर ले, बस इसलिए, इतना सा रीज़न होता है, इसलिए वो उसको ट्यूशन क्लासेस भेजते हैं। और ऊपर से कंपटीशन क्लासेस की तो भाई साहब बात ही मत करो, कंपटीशन क्लास में इतना ज़्यादा जो लगे, मतलब जो बंदा पढ़ने वाला होता है उस पर फोकस किया जाता है, जो बंदा नहीं पढ़ता है उससे कोई मतलब नहीं रखता, जो बंदा पीछे बैठ के लास्ट बेंच पे बात कर रहा है कोई मतलब नहीं। बट टीचर की जिम्मेदारी बनती है कि उस बंदे को भी कहे कि नहीं यार तू पढ़, तू आगे कुछ कर सकता है। और यदि ऐसा किया जाए तो आज के टाइम के अंदर जो आधा नॉलेज होता है बच्चे को वो नहीं होगा, और बच्चे गलत किसी भी राह पे पढ़ते नहीं पढ़ेंगे, जैसे शराब पीना, सिगरेट पीना, या आज सिगरेट तो भाई आज के टाइम में बहुत सारे, मतलब जो 16 to 20 की जो एज है उसके अंदर सिगरेट तो बहुत सारे लड़के जो लड़कियाँ पीने लग जाते हैं, जो कि बहुत ये रीज़न होता है कि उन्हें सही ढंग से एजुकेशन नहीं, सही ढंग से गाइडेंस नहीं मिलता है, वो बीच के अंदर भटक जाते हैं। ये सबसे बड़ी आज के टाइम की इंडियन एजुकेशन सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि टीचर को बस मतलब ये होता है
टीचर आता है, मार्कर लेके आता है, पढ़ाता है और चला जाता है। क्लास में जो बच्चा उससे कोई क्वेश्चन पूछता है उसका आंसर दे देता है, जो बच्चा नहीं पूछा है चुपचाप बेटा उसे कोई मतलब नहीं है। ये प्रेजेंट टाइम में इंडियन एजुकेशन की रियलिटी है भाई साहब। और पेरेंटल कंपटीशन, अभी पेरेंटल कंपटीशन क्या है पता है? पेरेंटल कंपटीशन ये चीज है, ये पेरेंटल कंपटीशन ओवर कॉमर्शलाइजेशन को बढ़ावा देता है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स ये देखते हैं कि मेरा बच्चा, उसका बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा है, मेरा भी वहां पढ़ेगा, उस बच्चा का बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा है, मेरा भी वहां पढ़ेगा। इस चक्कर में इतना ज्यादा ओवर कॉमर्शलाइजेशन हो गया है इंडिया में, इतना ज्यादा कॉमर्शलाइजेशन पूछो मत। जिस चीज के 1 लाख रुपए होने चाहिए उसके 5-5, 10-10 लाख रुपए लगते होता है। और यदि इस चीज का एग्जाम्पल आपको देना होता है तो प्राइवेटली आप कहीं पे किसी बंदे को MBBS करनी हो तो उस चीज की फीस देख लो, आपको इसका समझ में आ जाएगा कॉमर्शलाइजेशन क्या चीज है। उसके बाद में लास्ट प्रॉब्लम बात करते हैं, एजुकेशन गिवन इज इररिलेवेंट टू जॉब मार्केट। अब पता है इतना सबका लफड़ा किया, एजुकेशन ली किया, पर पता है एजुकेशन काम ही नहीं आ रही आगे। इंटरव्यू में जाते हैं किसी भी जॉब के लिए तो बंदा पूछता है तुम्हें स्किल क्या क्या, तुम्हारे पास क्या क्या स्किल है, रियल वर्ल्ड में तुम क्या स्किल हो तुम्हारे पास है। बंदा कहता है कि मैं टेस्ट दे सकता हूँ, मैं टेस्ट दे सकता हूँ, मैं नोटबुक में तुम मुझे OMR सीट दे दो और पेपर दे दो, मैं तुम्हें आंसर दे दूंगा। बट वहाँ पे चाहिए होती है रियल स्किल, जो कि हमें इतने मतलब इतना ज़्यादा पढ़ लिया, इतने पैसे लगा दिए, फिर भी वो नहीं मिले। मतलब इतना लपड़ा किया, ट्यूशन क्लासेस ली, स्कूल क्लासेस ली, कोचिंग क्लासेस ली, इतने पैसे लगा दिए, और नॉलेज भले ही चाहे सब्जेक्टिव नॉलेज कितना ही ले लिया हो बंदे ने, वो चाहे रट रट के पास हो गया हो, एग्जाम पास क्रैक कर लिया, फिर इंटरव्यू में जाके उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, क्योंकि रियल वर्ल्ड की स्किल उसके पास कुछ है ही नहीं, वो रियल वर्ल्ड में कोई चीज़ परफॉर्म कर ही नहीं सकता। तो बताओ वो इतनी ज़्यादा एजुकेशन मिलने के बाद वो भी इररिलेवेंट हो जाती है। और यही सबसे बड़ी दिक्कतों में से एक निकल के आती है इंडियन एजुकेशन सिस्टम की। और फिर भाई साहब ये ओवर कॉमर्शलाइजेशन हुआ ना, ये इंडियन हालत ख़राब होने का एग्जाम्पल गवर्नमेंट स्कूल की हालत देख लो भाई साहब। गवर्नमेंट स्कूल की हालत इतनी बुरी है, आपके सामने एक इमेज है, आप देख सकते हो, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल की हालत जो आपको सामने दिख रही है कुछ ऐसी भी है, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स के ऊपर कुछ गांव के लोग अच्छा फोकस करते देखते हैं। आप खुद देखिए सामने, आप मतलब कितना शानदार रूम है, कितने अच्छी बेंचेस बैठी हैं, उनके बेंचेस हैं, उनके ऊपर बच्चे बैठे कितने शानदार तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। ये भी एक गवर्नमेंट स्कूल का सीन है और ये भी एक गवर्नमेंट स्कूल का ही सीन है, पर बस डिफरेंस इतना सा है, कुछ लोग जागरूक है, कुछ लोग जागरूक नहीं है। गवर्नमेंट टीचर बेचारे क्या करें, एक स्कूल के अंदर 8 से लेकर 8 क्लास तक है, एक ही रूम में बच्चे, एक टीचर और ये सारे बच्चे एक रूम में बैठे। अब वो कहाँ एजुकेशन मिलेगी, कहाँ पढ़ पाएगा ढंग से बच्चा। तो गवर्नमेंट स्कूल की तो भाई साहब हालत खराब है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है मैनेजमेंट, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल्स होती हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं, जो प्राइवेट, उनमें पैसे ज़्यादा लिए जाते हैं। किस वजह से? क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में उन बच्चे को अच्छी चीज़ मिल नहीं रही है, तो इसलिए वो प्राइवेट की तरफ भागता है, वहाँ उनके पास मैनेजमेंट अच्छा है, इस वजह से उसकी चीज़ के जितने पैसे लगने चाहिए उसे डबल ट्रिपल पैसे उससे ले लेते हैं और कॉमर्शलाइजेशन बढ़ता जाता है। और वहीं गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर मैनेजमेंट अच्छा है नहीं, 5 टीचर जरूरत होती है, एक टीचर होता है, क्लास है 1 to 8 तक, एक टीचर है, वही टीचर है, वही बाबू है, वही प्रिंसिपल है, वही मैथ का टीचर है, वही इंग्लिश का टीचर, सारे सब्जेक्ट वही पढ़ाएगा। तो भाई साहब इंडियन एजुकेशन की हालत तो कुछ ऐसी ही रहने वाली है, वो सुधरने वाली रही है। और रिजर्वेशन ने तो भाई साहब जो कमियां थी ना वो सारी पूरी कर दी हैं। इसके बाद में ऊपर से बात आती है करप्शन की। यदि कुछ बच गया होता ना, यदि कुछ इसके अंदर, तो भाई साहब करप्शन ने सारी कमियां पूरी कर दी। पता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो बजट का जितना परसेंट दिया जाता है, ऐसा बताया जाता है कि 6% बजट का एजुकेशन सिस्टम के ऊपर गवर्नमेंट खर्च करती है। बट खुफिया जो एजेंसीज हैं और है जो अलग जो प्राइवेट लोग, उनसे जो बात निकल के आती है वो ये कहती है कि 4.5% मैक्सिमम आज तक यूज हुआ है। ऐसा बताया जाता है कि 6%, वो 1.5% कहाँ गया, जो कि बजट आता है खरबों में, उस खरबों में मतलब 1.5% कहाँ गया, करप्शन कहाँ गया, करप्शन में लोग कहाँ गए, पैसा पहुंचा ही नहीं। तो भाई साहब फिर तो हालत ऐसी होने वाली है। अब पता है परमानेंस लेजीनेस, अब पता है गवर्नमेंट स्कूल की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, परमानेंट लेजीनेस, परमानेंसी। अब टीचर को परमानेंट कर दिया जाता है, वो बंदा सेलेक्ट हुआ तो भाई साहब वो आलसी हो जाएगा, सीधी बात आ जाएगा, पढ़ाएगा नहीं, टीचर कुर्सी पे बैठ जाएगा। बट वहीं इन द कंपैरिजन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स आप देख सकते हो वहाँ पे
कि वहाँ पे बंदा की परमानेंसी नहीं होती है, परमानेंट होता नहीं, बंदे को पढ़ाना ही पड़ेगा, रिजल्ट अच्छा देगा तो मार्केट में वैल्यू बढ़ जाएगी और आगे बढ़ता चला जाएगा। यही इसी वजह से गवर्नमेंट स्कूल पिछड़ते चले गए और प्राइवेट स्कूल आगे बढ़ते चले गए और इंडियन एजुकेशन सिस्टम की हालत खराब होती गई। अब पता है इसके साथ में बात आती है अनअवेयर पब्लिक को अवेयर होना ही पड़ेगा भाई साहब। पब्लिक अवेयर नहीं होगी जब तक इंडियन एजुकेशन सिस्टम सुधर नहीं सकता, क्योंकि पब्लिक को कोई मतलब ही नहीं है। मतलब बंदा अच्छे बच्चे को अच्छे स्कूल में डाल दिया, टीचर पेरेंट्स मीटिंग होती है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 4% से लेकर के 8% तक पेरेंट्स पहुंचते हैं। बाकी 92% पेरेंट्स मीटिंग में पहुंचते ही नहीं है, वहाँ पे जाते ही नहीं। अब बताओ वहाँ जाएंगे ही नहीं तो टीचर कैसे फोकस करेंगे बच्चों पर? कोई कमी है तो वो कैसे सुधरेगी स्कूल की? बस इसलिए जो पढ़ाते जा रहे हैं, जैसे पढ़ाते जा रहे हैं वैसे चलता जाएगा, उनका धंधा चलता जाएगा और बच्चे की जो कैरियर वो खराब हो जाएगा। तो बस इसी वजह से इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। अब पता है स्टूडेंट का माइंड सेट होता है, पेरेंट्स का प्रेशर, एग्जाम का प्रेशर, टीचर 4 बात कहते हैं, रेस है, जॉब बेकारनी है, इस वजह से कट ऑफ कितनी जाएगी, IIT के अंदर नंबर आएगा कि नहीं होगा, फेल हो गए तो क्या हो जाएगा। पहले बोर्ड दिए थे उसमें हालत थोड़ी खराब ही थी। कंपटीशन ऐसा ही है कि कंपटीशन क्या करे, स्ट्रेस में आ जाता है बच्चा, कट ऑफ कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी, एग्जाम दे दी, एग्जाम के बाद कट ऑफ का और जब नंबर नहीं आया तो फिर से प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट। एंग्जाइटी के चक्कर में बच्चा परेशान हो जाता है और अब इसे सुधारने का टाइम है। अब नई शिक्षा नीति आई है, उसके अंतर्गत कुछ चेंजेस हो सकते हैं, बट नई शिक्षा नीति लागू होने का जो कोविड की वजह से जो जल्दी हो सकती थी वो अब 2026 से 28 तक लागू हो पाएगी। यानी कि देश एजुकेशन के मामले में फिर पीछे हो गया, 8 साल फिर पीछे हो गया। 8 साल पीछे बहुत बड़ी दिक्कत है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ लागू ही नहीं हो पाती है, बीच में खा जाते हैं। करप्शन हटाना पड़ेगा इंडियन एजुकेशन सिस्टम में से, जो इसके ऊपर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीतिक मुद्दा ही नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर जो पैसे लगते हैं 100% आनी चाहिए। हर जगह प्राइवेट मैनेजमेंट बंदा होना ही चाहिए। और इससे जैसे अभी जो अलग अलग रेलवेज है, जैसे एयर इंडिया है, उसको प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, वैसे इनसे सबसे पहले जो गवर्नमेंट स्कूल है उनका होना चाहिए था, क्योंकि उनका प्राइवेटाइजेशन होता था तो शायद आज कुछ स्थिति सुधर पाती। तो और कॉमर्शलाइजेशन रुक जाता, उधर से प्राइवेट स्कूल्स की जो ग्रोथ वो रुक जाती, वहाँ पे पैसे कम लगने लग जाते, गवर्नमेंट स्कूल की हालत अच्छी हो जाती, तो शायद इंडियन एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा चेंजेस आ जाता और अच्छे सुधर जाता। और पता है जापान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा है, वो ग्रेड पे बेस्ड है ही नहीं है, वो एज पे बेस्ड है। बच्चे को 3 से 5 साल तक वहाँ पर ये नहीं सिखाया जाता है कि तुम A फॉर एप्पल सीखो और B फॉर बॉय सीखो। वहाँ 3 से 5 साल तक बच्चे को ये सिखाया जाता है कि मैनर्स क्या चीज़ होती है। वहाँ पे बच्चे को कि जैसे घर को सामान सही ढंग से कैसे रखना है, अपनी सफाई खुद सामान उसको सही ढंग से जमाना कैसे है, सफाई कैसे रखनी है घर की। पता है जापान में किसी भी स्कूल में कोई भी सफाई करने के लिए कर्मचारी होता ही नहीं है, बच्चे खुद करते हैं। और इसी वजह से जापान डेवलप्ड कंट्रीज में से आता है, क्योंकि वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। वहाँ कोई बंदा इनोवेटिव वाला है तो उसे इनोवेशन की तरफ आगे बढ़ाया जाता है, उसके ऊपर रेट रेस नहीं लगाई जाती। ऐसा नहीं कि तुम बस इसी कंपटीशन के पीछे भागते रहो, जॉब के पीछे भागते रहो, ये नहीं होता है। वहाँ ये किया ही नहीं जाता है। वहाँ हर बंदे को मौका मिलता है अपनी खुद की जो सपने होते हैं उन्हें पूरा करने का, हर बंदे को चांस मिलता है। हर बंदे को स्कूल जाने के बाद वहाँ पर उसको पूछा जाता है कि तुम क्या बनना चाहते हो, उस फील्ड में उसे मोटिवेट किया जाता है, ना कि ये कि तुम बस तुम्हें मार्क्स लाने, तुम्हें चाहे फेल हो चाहे कुछ भी है, तू कितना ही कुछ पढ़ाई करे तो हमें कोई मतलब नहीं, तू मार्क्स ला। टीचर्स भी बहुत बार ये बात कहते रहते हैं और इस वजह से बच्चा एंग्जाइटी में आ जाता है और बस एनी टाइम यही सोचता रहता है कि रिजल्ट क्या रहेगा और उस चक्कर के अंदर मेंटली डिस्टर्ब होने लग जाता है और कैरियर धीरे धीरे बर्बाद हो जाता है। कुछ उसमें से सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ बेकार बर्बाद हो जाते हैं, नॉलेज कुछ होता नहीं है। तो भाई साहब फिर टीचर बनते हैं, मेरे पास कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस मैं टीचर इसलिए बना, मेरे पास जॉब नहीं है। फिर वही बात इन्हें एजुकेशन सिस्टम में बात आ गई घूम फिर आकर के वहीं। तो भाई साहब बात ये है कि एजुकेशन सिस्टम हर जगह हर पार्ट पे एक अलग अलग फील्ड में बटा हुआ है। हर बंदे को जागरूक होना पड़ेगा, हर जगह हर बंदे को मेहनती होना पड़ेगा और यदि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि उनका बच्चा कहाँ पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। यदि उसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे पेरेंट्स, टीचर्स, तो इसलिए टीचर्स उसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे, टीचर्स फोकस नहीं करेंगे तो मैनेजमेंट फोकस नहीं करेगा, मैनेजमेंट फोकस नहीं करेगा तो प्रिंसिपल नहीं करेंगे। उनके ऊपर जो बंदे स्टेप बाय स्टेप पूरी कड़ी क्या होती जाएगी, ढीली होती जाएगी और एजुकेशन सिस्टम की हालत खराब जितनी है उससे भी ज़्यादा आने वाले टाइम में खराब हो जाएगी। और कोविड
कोविड ने तो भाई साहब इस हालत को जितनी हालत खराब थी उससे और ज़्यादा खराब कर दिया। जो ऑफलाइन क्लासेस थी उनको ऑनलाइन में बदल दिया, और ऑनलाइन में तो भाई साहब बच्चा पढ़ता ही नहीं है। एक साइड के अंदर क्लास चल रही, दूसरी साइड में यूट्यूब चल रहा है, यूट्यूब की वीडियो देख रहा है बच्चा, कॉमेडी वीडियो देख रहा है, तो कहाँ पढ़ाई होगी। तो हर बंदे को जागरूक होना पड़ेगा। तो आज शिक्षक दिवस के ऊपर मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति जागरूक हो और एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए अपना सहयोग दे, और हर व्यक्ति जिस स्टेज पर हर व्यक्ति है उस स्टेज हर व्यक्ति के उससे पूछे, जानकारी ले, जागरूक बने, तो शायद आने वाले 10 सालों के अंदर, 10-15 सालों में इंडियन एजुकेशन सिस्टम की जो आज हालत है उससे उभर करके नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ कॉलेज और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के मामले के अंदर जो पहले नंबर पर है, शायद जो 35 रैंक पे क्वालिटी के मामले पर है वो भी पहले नंबर पे आ सके। जय हिंद, जय भारत।